क्वेश्चन देखो। अ मास कैपिटल M is broken into two parts of masses M1 and M2। तो हमारे पास एक मास है और ये जो मास है ये मास कैपिटल M है और हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए, इसको हमने ब्रेक कर दिया और इसके दो पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट हमने कर दिया M1 और दूसरा कर दिया M2। Question says that how are M1 and M2 related so that force of gravitational attraction between the two parts will be maximum। तो ये M1 M2 कैसे इनकी वैल्यूज़ हम डिसाइड करें कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम हो। आपने यहाँ पे M1 M2 बनाया, तो जब M1 M2 बनाया तो एक आपका मास M1 हो गया और दूसरा आपका मास M2 हो गया, उनके बीच में डिस्टेंस R हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू देयर मसेस, और वो जो अट्रैक्शन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू जो बनेगी दैट इज़ G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो ये आपकी वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। अच्छा, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख रहे हो इसमें आप M1 M2 को चेंज करोगे तो ये प्रोडक्ट चेंज होगा, और जब प्रोडक्ट चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर अगर मैं ये M1 को लेट से स्मॉल m मानूँ तो M2 की वैल्यू कैपिटल M माइनस स्मॉल m हो जाएगी। एंड इस केस में देखो, अगर आप ये कैपिटल M जो है वो 12 kg लेते हो सपोज, और आप स्मॉल m को 1 kg करते हो, तो M2 जो है वो आपके पास यहाँ पर 11 kg हो जाएगा, ताकि ऐड करके जो आंसर है वो 12 आए। और अगर इसको 2 करोगे तो ये आपके पास 10 kg हो गया। अगर आप इसको 3 करोगे तो ये आपके पास 9 हो गया। अब इन सबका सम 12 बन रहा है। लेकिन अगर आप M1 इंटू M2 करो, देखो ये M1 इंटू M2, तो ये प्रोडक्ट सबका अलग अलग आ रहा है। और अगर प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा है तो ये प्रोडक्ट अलग अलग आने से फोर्स भी अलग अलग हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ M1 M2 की हम क्या वैल्यू लें ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो फोर्स जो आया वो आ गया G स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m ओवर R स्क्वायर विच इज इक्वल टू G ओवर R स्क्वायर स्मॉल m कैपिटल M माइनस m स्क्वायर। अब आप चाहते हो कि ये जो फोर्स है दिस फोर्स शुड बी मैक्सिमम, हम चाहते हैं कि फोर्स मैक्सिमम हो। और अगर आप नोटिस करो तो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है इस स्मॉल m पे, क्योंकि अगर आप स्मॉल m को चेंज करोगे तो ये फोर्स भी चेंज हो जाएगी। कैपिटल M यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि कैपिटल M वो मास है जो आपको दिया हुआ है। तो फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, फॉर F टू बी मैक्सिमम, अगर मैं चाहता हूँ कि ये F मैक्सिमम हो, तो ये कब होगा जब DF बाय DM जीरो है। हमने मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन की हुई है कि जिस भी क्वांटिटी की मैक्सिमम कंडीशन निकालना चाहते हो, जैसे आप किसकी मैक्सिमम कंडीशन निकालना चाहते हो, फोर्स की, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल m पे, तो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट कर दो। तो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये आ गई G R स्केयर स्मॉल m कैपिटल M माइनस m स्केयर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो आपके पास स्मॉल g इंटू आर स्केयर, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया और बाहर आके ये कैंसिल हो गया, और स्मॉल m आपके पास आपका वेरिएबल है, तो कैपिटल M कांस्टेंट बाहर आ गया, dm बाई dm 1, एंड m स्केयर का बन गया ट्वाइस ऑफ m। तो व्हाट यू गेट इज दैट योर स्मॉल m विल बी इक्वल टू कैपिटल M बाई 2। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये जो आप कैपिटल M है इसको आप ब्रेक करोगे इन टू पीसेस, और दोनों पीसेस का जो मास होगा वो सेम होगा। और जब दोनों पीसेस का मास सेम होगा तो आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि उस केस में उन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम। तो ये अब एक बात आपने MCQs के लिए भी याद रखनी है, क्योंकि आपको MCQ क्वेश्चन आने हैं, और अब आपने ये याद रखना है कि अगर कभी भी किसी मास को ब्रेक करना है और उसको ब्रेक करके इस हिसाब से आपने डिवाइड करना है कि फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज मैक्सिमम हो, तो वो इक्वल मासेस होंगे। आप जब उनको ब्रेक करोगे तो इस हिसाब से ब्रेक करोगे कि दोनों की मास की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम बोथ द बॉडीज शुड बी ऑफ सेम मास।
तो ये अब एक कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। तो अगर ये न्यूमेरिकल आया तो ऐसे सॉल्व करना है, और इस कंसेप्ट को भी याद रखना है जब आपने एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन है, टू बॉल्स ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ l। तो दो बॉल्स हैं, दोनों का मास m है, दोनों को आपने लटकाया हुआ है थ्रेड के साथ जिनकी लेंथ सेम है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन इज r। तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉल्स इज r डैश। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में डिस्टेंस r है, और वो जो बॉल्स हैं उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो r डैश है। तो पहले तो ये r और r डैश क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपने क्या किया है कि यहाँ से ये टॉप से आपने ये स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ l है, दो मासेस यहाँ पे दो बॉल्स लटकाई हैं। अच्छा, ये जो दो बॉल्स आपने लटकाई हैं, ये दो बॉल्स क्या करेंगी, ये बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बिकॉज ऑफ देयर मास। और जब अट्रैक्ट करेंगी तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो बॉल्स हैं ये अट्रैक्शन के कारण क्लोज आएंगी। और जब ये बॉल्स अट्रैक्शन के कारण क्लोज आएंगी तो आप क्या नोटिस करोगे कि उनके बीच में ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कम हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है कि आपने जब सस्पेंड किया था। तो ये आर, तो ये जो इनिशियल पोजीशन थी ये वाली इनिशियल पोजीशन ये आर है। जब आपने बॉल्स को लटकाया था तो उस टाइम वो जो इनिशियल पोजीशन थी वो आर थी। पर बॉल्स को जब लटकाया तो वो जो बॉल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, उनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ऐसे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। और जब उनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है तो ये जो बॉल्स हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, ये अट्रैक्ट कर रही हैं। और जब ये अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो अट्रैक्शन के कारण ये क्लोज आ गई, और जब क्लोज आ गई तो ये आपका वो गैप बन गया आर डैश। और यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये स्मॉल है, ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, गैप बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्लोज आएंगे बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अ वेरी बिग फोर्स, ये कोई बहुत ह्यूज फोर्स नहीं है, ये बहुत स्मॉल फोर्स होती है। तो नो डाउट ये क्लोज आएंगे, पर यहाँ पे ये जो आपका क्लोज आने पे ये जो चेंज इन पोजीशन होगी ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये स्मॉल चेंज इन पोजीशन होगी। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो गिवन थ्रेड है ये क्या कर रहा है, ये अब वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। और जब ये थ्रेड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये अब थ्रेड के अंदर ऐसे टेंशन है, ये थ्रेड में ये ऐसे टेंशन है। और ये आपका गिवन जो बॉल है उसका जो मास है वो आपको स्मॉल एम दिया हुआ है, तो उसका मास स्मॉल एम है तो उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स एम जी। तो ऐसे इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स एम जी, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि बॉल का वेट नीचे लग रहा है एम जी। और ये जो टेंशन है, इस टेंशन को अगर आप ऐसे रिजॉल्व करो तो आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका एंगल बनेगा थीटा। और जब ये एंगल थीटा बनेगा तो एक ये कंपोनेंट बन जाएगा आपके पास टी कॉस थीटा, और एक ये कंपोनेंट बन जाएगा टी साइन थीटा। और अभी आप क्या नोटिस करोगे कि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये जो टी साइन थीटा है और ये जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये दोनों हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं और दोनों ऑपोजिट लग रहे हैं। तो ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, वाई बिकॉज योर बॉल इज एट रेस्ट, ये जो बॉल्स हैं ये रेस्ट पे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। एंड टी कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, एम जी, क्योंकि ये जो वर्टिकल फोर्सेस हैं ये भी बैलेंस हो रही हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस हो रही हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस हो रही हैं। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, ये इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर एम जी। तो ये टी और टी कैंसिल हो गया। एफ की वैल्यू क्या है, जी m1 इंटू m2 ओवर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज जो है वो ये r डैश है।
एंड ये जो आपके पास नीचे डिवाइड हो गया mg, एंड साइन बाय कॉस ये आपके पास आ गया tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू g इंटू m ओवर स्मॉल g r डैश स्केयर। तो ये आपके पास गिवन वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं ये जो tan ऑफ थीटा है इसको निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं ये ट्रायंगल, ये देखो, ये अगर मैं ट्रायंगल लूँ, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ, इतना सा ट्रायंगल लूँ, तो इस ट्रायंगल में आप क्या नोटिस करोगे, ये लेंथ L है, और अगर आप ये वाली लेंथ निकालोगे, ये वाली, तो ये जो लेंथ आप नोटिस करोगे इतनी, ये आपके पास r माइनस आर डैश बाय 2 बनेगी। r माइनस आर डैश बाय 2 क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये टोटल r है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस r डैश है। तो r माइनस आर डैश क्या बना, r माइनस आर डैश बना ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों गैप्स का सम r माइनस आर डैश है। तो अगर आप एक गैप को देखना चाहते हो तो वो वैल्यू कितनी आ गई, r माइनस आर डैश बाय 2। तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे r माइनस आर डैश बाय 2 ओवर l। तो ये जो गिवन tan ऑफ थीटा है वो आपके पास आ गया r माइनस आर डैश बाय 2l। तो ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो जब इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई r माइनस आर डैश ओवर 2l इज इक्वल टू g m स्मॉल g r डैश स्केयर। बस अब एक साइड ले जाओ टर्म्स, ये ऊपर ले जाओ, तो आपके पास ये गिवन वैल्यू g r डैश स्केयर इंटू r माइनस आर डैश ट्वाइस ऑफ m इंटू g इंटू l। तो ये हमारा गिवन आंसर आ गया, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन था कि शो दैट योर स्मॉल g इंटू आर डैश स्केयर इंटू r माइनस आर डैश इज ट्वाइस ऑफ mgl। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो मेन बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्लोज आ गया, इसलिए आर और आर डैश दो डिस्टेंसेज हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना ये पता होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है ये? A solid sphere of uniform density and radius r applies a gravitational force of attraction equal to F1 on a particle placed at P। तो आपके पास एक पार्टिकल है और उसको आपने ये पार्टिकल को यहाँ पे ये पॉइंट P पे रखा, और जब आपने इसको ये पॉइंट P पे रखा तो आप नोटिस कर रहे हो कि इस पॉइंट P पे ये जो पूरी की पूरी ये बॉडी है, ये पूरी की पूरी बॉडी, ये कंप्लीट बॉडी, इस कंप्लीट बॉडी के कारण जो फोर्स लग रही है वो F1 है। तो ये जो कंप्लीट बॉडी है, इस कंप्लीट बॉडी का जो रेडियस है वो आपको कैपिटल R दिया हुआ है। तो ये जो कंप्लीट बॉडी है, इस कंप्लीट बॉडी का रेडियस जो है वो कैपिटल R है, और सेंटर से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 2r। तो अगर आप यहाँ पे एक पार्टिकल रखते हो जिसका मास स्मॉल m है और आप मानते हो कि इसका मास कैपिटल M है, तो यहाँ पे जो फोर्स ये पूरी बिग साइज बॉडी लगाएगी, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सो फोर्स बाय योर सॉलिड स्फीयर, फोर्स ऑन स्मॉल m at P by solid sphere, that force will be equal to your G into capital M small m over your twice of r square, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस twice of r है। और ये जो आपके पास वैल्यू है ये आ गई G कैपिटल M स्मॉल m ओवर 4r स्क्वायर। तो ये आपकी फोर्स आ गई जो ये पूरा सॉलिड स्फीयर लगा रहा है। अच्छा, ये जो पूरा सॉलिड स्फीयर फोर्स लगा रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r बाय 2। तो हमने क्या किया, इस गिवन स्फीयर में से एक स्फेरिकल कैविटी, मतलब एक स्फीयर के फॉर्म में हमने एक कैविटी निकाल ली, मतलब कैविटी मतलब खाली जगह, मतलब स्फीयर के फॉर्म में हमने यहाँ पे एक मास निकाला जिसके कारण इस पूरे सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी खाली जगह बन गई। तो
given cavity of radius r by 2 is now made in the sphere as shown in the figure. तो आपको ये फिगर नज़र आ रही है और इस फिगर में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये देखो, ये r by 2, तो ये जो रेडियस है ये r by 2 रेडियस, ये r by 2 रेडियस जितना आपने क्या किया, ये कैविटी निकाल दी। तो आपने यहाँ से ये, अगर मैं नोटिस करूँ तो ये इतना पोर्शन मैंने निकाल दिया। दिस इज योर पोर्शन विच यू हैव रिमूव्ड। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज योर पोर्शन रिमूव्ड। ये हमने पोर्शन रिमूव कर दिया, हमने निकाल दिया पोर्शन। तो अब ये पोर्शन निकालने के बाद जो बच गया पोर्शन है, वो जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है। तो बचा कितना पोर्शन? तो आप क्या नोटिस करोगे, दिस इज योर पोर्शन लेफ्ट, ये वो पोर्शन है जो बच गया, जिसको हमने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। और ये जो पोर्शन बच गया, ये जो स्मॉल m यहाँ पे मास है, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स हमें F2 दी हुई है, वो फोर्स F2 है। तो जो पूरा स्फीयर फोर्स लगा रहा था, जो ये पूरा स्फीयर फोर्स लगा रहा था, वो क्या था? F1। अब कैविटी बना दी, तो कैविटी बनाने के बाद जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? F2। वो कह रहा है कि इस F2 और इस F1 का रेशियो निकालो। वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस F2 एंड F1। अब देखो, ये अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो पोर्शन रिमेनिंग है, ये जो पोर्शन लेफ्ट है, ये पोर्शन का तो कोई शेप ही नहीं है। ध्यान से देखो, कोई शेप ही नहीं है, और ये एक बिग साइज है। और हमने क्या कहा था कि अगर स्फेरिकल बॉडी हो और आप बाहर हो, तो सारा मास कहाँ कंसंट्रेट करता है? सेंटर पे। पर अब ये जो रेड से मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये स्फेरिकल थोड़ी ना है। तो इसका मास कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। और अगर मेरे को इसका मास कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है वो पता ही नहीं है, तो फिर मैं F2 कैसे निकालूंगा? पर एक चीज जरूर है कि आपको ये जो पूरा स्फीयर है, ये जो कंप्लीट, ये जो आपने ये कंप्लीट स्फीयर देखा था, ये वाला, ये कंप्लीट स्फीयर, इसकी फोर्स आपको पता है, वो आप निकाल चुके हो। और ये जो पोर्शन रिमूव्ड है, ये वाला, ये भी एक स्फीयर है। देखो, ये भी स्फीयर है। अगर आप इसकी फोर्स यहां पे निकाल लो और इसकी फोर्स को टोटल फोर्स में से माइनस कर दो, टोटल मतलब वो सॉलिड स्फीयर के फोर्स में से माइनस कर दो, तो आपको ये F2 मिल जाएगी, जो रिमेनिंग पोर्शन की फोर्स है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हमने कहा था कि हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर मास है और उसके साथ एक और मास लाके रख दोगे, तो वो दूसरे मास के आने से पहले वाले मास की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो पोर्शन रिमूव्ड है, अगर इस रिमूव्ड पोर्शन की फोर्स को मैं टोटल फोर्स में से माइनस कर दूंगा, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, मुझे उसकी फोर्स मिल जाएगी। और वो बचे हुए की फोर्स अब निकालने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, ये जो पोर्शन रिमूव्ड है उसकी फोर्स निकालूंगा एट पॉइंट P। एंड उसको निकालने के लिए पहले तो मैं ये M डैश निकालूंगा, दैट इज मास ऑफ पोर्शन रिमूव्ड। एंड मास ऑफ पोर्शन रिमूव्ड कैसे निकालोगे? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है कि पूरे स्फीयर का मास कितना है? कैपिटल M। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, ये मैंने क्या किया, ये मैंने लिख लिया मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। कैसे? मैंने टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो आपका पोर्शन रिमूव्ड है, अगर आप इसका वॉल्यूम देखो तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R/2 का क्यूब। तो अगर आप मास पर यूनिट वॉल्यूम को एक गिवन वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो जो गिवन वॉल्यूम है, आपको उस गिवन वॉल्यूम का मास मिल जाएगा। तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू आई, ये वैल्यू ऑफ M डैश आपके पास आ गई M/8। तो ये जो पोर्शन रिमूव्ड आपको नजर आ रहा है, इसका मास है M/8। हाँ, ये स्फीयर है,
तो इसका सारा मास कहाँ कंसंट्रेट करेगा? इसके सेंटर पे। तो ये जो m डैश है ये सेंटर पे कंसंट्रेट करेगा। और अगर ये m डैश सेंटर पे कंसंट्रेट करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस बनेगा वो आपके पास बन जाएगा r प्लस आर बाई टू। एंड r प्लस आर बाई टू की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 3r/2। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपके पास आएगा वो कितना आएगा? 3r/2, क्योंकि r/2 प्लस r। तो आपके पास यहाँ पर जो फोर्स फोर्स ऑन स्मॉल m एट p बाय पोर्शन रिमूव्ड, अगर वो फोर्स निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू g m डैश m डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्केयर। और ये जो वैल्यू है बन गई g m/8 इंटू स्मॉल m 9r²/4। तो हमारे पास ये जो गिवन फोर्स की वैल्यू आ गई, दिस विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m ओवर 18r²। और अगर आप अब ये F2 निकालना चाहते हो तो हाउ यूल फाइंड वैल्यू ऑफ F2? तो F2 इज फोर्स ऑन स्मॉल m एट P ड्यू टू योर रिमेनिंग पार्ट। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके कारण जो आप फोर्स निकालना चाहते हो वो टोटल फोर्स में से ये जो आपने पोर्शन रिमूव किया उसको माइनस कर दो। सो ये g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r² बाय 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1/2 माइनस 1/9। तो ये जो F2 है इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया 7/36 g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r²। एंड क्वेश्चन था कि F1 ओवर F2 की रेशियो निकालो। तो जब मैं ये F1 ये F2 ओवर F1 की रेशियो निकालूंगा तो GM/r² तो दोनों का कैंसिल हो गया। एक में आपके पास वैल्यू आ गई 7/36, दूसरे में आ गई 1/4। तो ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 7/9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक स्फीयर है, उसकी फोर्स F1 है, उसमें से आपने एक और स्फीयर जितना पोर्शन, स्मॉल स्फीयर जितना पोर्शन निकाल दिया, रिमेनिंग की फोर्स निकालो। तो कुछ नहीं करना, पहले टोटल स्फीयर की फोर्स निकाल लो, फिर वो जो स्फीयर निकाला है उसकी फोर्स निकालो और दोनों को माइनस कर दो तो रिमेनिंग पोर्शन की आपको फोर्स मिल जाएगी। और आपने इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे सॉल्व किया। हाँ जी, क्लियर है? Now question says that two bodies of masses m1 and m2 are placed at distance r apart. तो दो masses हैं m1 m2 और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो r है। So that the position where the gravitational field due to them is zero, the potential is given by this particular relation. तो आपकी जिस जगह पर फील्ड ज़ीरो है वहाँ पर ये पोटेंशियल बनेगा, ये प्रूव करो। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमको ये स्मॉल r दी हुई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने पहले तो वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे फील्ड ज़ीरो है और फिर शो करना है कि जहाँ पे फील्ड ज़ीरो है वहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा है वो पोटेंशियल का है। तो फील्ड ज़ीरो हमने क्या कहा था कि अगर दो बॉडीज़ हों तो फील्ड ज़ीरो कहाँ होती है? ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू, क्लोजर टू द मास विच इज़ लाइटर मास के क्लोज। तो अब यहाँ पे चलो m1 m2 में से कौन सा लाइटर है वो तो दिया नहीं हुआ, पर मैंने ये ले लिया कि मेरा जो गिवन न्यूट्रल पॉइंट है वो पॉइंट P है। तो हमने मान लिया कि लेट P इज द न्यूट्रल पॉइंट दैट इज पॉइंट वेयर योर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द सिस्टम इज ज़ीरो। और ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो कब होगी? जब ये जितनी भी बॉडीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं उन सब की फील्ड जो लग रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी।
और वो कब होगी, दो बॉडीज की फील्ड लग रही है तो इक्वल एंड ऑपोजिट। तो आपके पास ये जो m1 है, ये पॉइंट P पे जो फील्ड लगाएगा वो अपने टूवर्ड्स लगाएगा, क्योंकि फील्ड हमेशा गिवन मास के टूवर्ड्स होता है। और m2 जो फील्ड लगाएगा वो भी अपने टूवर्ड्स लगाएगा, क्योंकि वो टूवर्ड्स, क्योंकि हर फील्ड की डायरेक्शन मास के टूवर्ड्स होती है, जो मास वो फील्ड एक्सर्ट कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, इस पे ये m1 के कारण फील्ड आ गई, ये वाली जो है ये m2 के कारण फील्ड आ गई। और m1 का पॉइंट P से डिस्टेंस जो है वो मैंने x मान लिया। तो ये जो m2 है इसका पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना बन जाएगा, r-x। तो ये जो I1 की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, g m/x²। और I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, g m/r-x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको जो मास दिए हुए हैं वो हैं m1 एंड m2। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट पे ये जो टोटल फील्ड जीरो है, तो सिंस योर नेट फील्ड इज जीरो एट P, तो I इज जीरो एट पॉइंट P, तो इसका मतलब क्या है कि जो I1 है और जो I2 है ये इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल होंगे तभी तो आंसर जीरो आएगा। और अगर मैं इनको यहाँ पे इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास ये बन गया g m1/x² इज इक्वल टू g m2 r-x का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया। अब स्केयर रूट किया मैंने, जब स्केयर रूट किया तो ये आ गया √m1/x इज इक्वल टू √m2/r-x। एलसीएम ले लो, तो आपके पास √m1r-√m1x इज इक्वल टू योर √m2 × x। अब x वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ, तो आपके पास यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो आ गई √m1 × r ओवर √m1 प्लस √m2। तो ये हमारा जो गिवन डिस्टेंस आ गया पॉइंट P का फ्रॉम m1। अगर मैंने पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम m2, तो वो कैसे निकालूंगा, वो है r-x। तो अगर मैं यहाँ पे अब r-x निकालना चाहता हूँ, तो r-x का मतलब मैंने r में से ये √m1 स्मॉल r ओवर √m1 प्लस √m2 को माइनस करना है। तो अब एलसीएम लो, देखो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ये r-x की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा √m2 इंटू स्मॉल r ओवर √m1 प्लस √m2। तो ये मेरे वो दो डिस्टेंसेस आ गए, ये मेरे दो डिस्टेंसेस आ गए पॉइंट, कौन से पॉइंट के, P पॉइंट के। कहाँ से, फ्रॉम द टू मासेस। और ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे फील्ड जीरो है। क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो कि यहाँ पे पोटेंशियल वो जो दिया हुआ है उतना है, तो पोटेंशियल निकालो फिर अब इस जगह का। और अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो एट P योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो m1 मास एंड m2 मास के पोटेंशियल के सम का इक्वल होगा। एंड m1 मास का पोटेंशियल होगा -g m1/x, m2 मास -g m2/r-x। तो ये आपका गिवन पोटेंशियल बन गया। तो अब आप यहाँ पे ये x और r-x की वैल्यूज पुट करो, तो -g मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया m1 ओवर, अब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू जो है वो √m1 × r √m1 प्लस √m2 प्लस m2 ओवर r-x। तो m2 ओवर r-x की वैल्यू है √m2 r एंड ये √m1 प्लस √m2। तो ये आपके पास गिवन वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर मेरे पास है 2/√2 तो उसका आंसर √2 आ जाएगा।
तो ऐसे ही ये वैल्यू जो है ये m1 डिवाइडेड बाय रूट m1, तो ये आ गई रूट ऑफ m1। ऐसे ही m2 डिवाइड बाय रूट m2, ये आ गया रूट ऑफ m2। और अगर आप नोटिस करो तो ये m1 m2 दोनों का कॉमन है, बाहर आ जाएगा। तो अगर ये कॉमन है, बाहर आ गया, तो v इज इक्वल टू माइनस g, और नीचे से r भी कॉमन आ गया, एंड अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2। अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया रूट m1 प्लस रूट m2। ये तो सेम ही है दोनों टर्म्स, रूट m1 m1 प्लस m2, फिर रूट m1 प्लस m2, तो ये तो स्केयर बन गया। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू आई पोटेंशियल की, दैट इज माइनस e बाय आर रूट m1 प्लस रूट m2 का स्केयर, और दिस इज इक्वल टू माइनस g बाय आर m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट m1 इंटू m2। आप ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आपका रिक्वायर्ड पोटेंशियल आ गया एट द पॉइंट वेयर फील्ड इज जीरो। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द फील्ड इज जीरो ड्यू टू टू मासेस। और यही चीज़ हमने शो करनी थी, क्वेश्चन था ये शो करो, तो हमने ये चीज़ शो कर दी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, पर ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। तो ये टिपिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए। Infinite number of masses, each of mass small m, are placed along a long straight line at distances r, 2r, 4r, 8r, etc. from reference point. Find the gravitational field intensity and the gravitational potential at point O. Where what is O? O is your reference point. O is the reference point, मतलब it is the origin point. तो O इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो आपके पास ये ओरिजिन है O, और आपको एग्जामिनर कह रहा है कि हमने सेम मासेस स्मॉल m, एक को हमने रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ r, 0, दूसरे मास को हमने रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ r, 0, फिर हमने एक और रखा, उसको रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r, 0 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे चलता जा रहा है, और ये चल रहा है, आप उसको रख रहे हो किसके ऊपर? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो आपने इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये आपने एक्स एक्सिस के ऊपर इसको रख दिया, और ये आपका ओरिजिन है, ये 0, 0, ये आपका ओरिजिन है। इसका मतलब कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस आपका 2r है, ये डिस्टेंस आपका 4r है। तो आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, आपका डिस्टेंस जो है वो ये ऐसे बढ़ रहा है, r, 2r, 4r, 8r, फिर 16r, फिर 32, मतलब हर टाइम डिस्टेंस पिछले से डबल हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो अब देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जितने भी मासेस होंगे सबकी फील्ड निकालो, उन सबको वेक्टर ऐड करो। तो जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो देखो, पहले ये बॉडी जो है उसके कारण जो फील्ड लगेगी वो ऐसे I1 लगेगी, फिर ये जो दूसरी बॉडी है इसके कारण जो फील्ड लगेगी वो ऐसे ये I2 लगेगी, फिर ये जो तीसरी बॉडी है इसके कारण जो फील्ड लगेगी वो ये आपके पास ऐसे ये I3 लगेगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये I1, I2, I3 सब टुवर्ड्स राइट साइड लग रहे हैं, और इन सब की जो नेट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, एंड ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है? दैट इज G इंटू M ओवर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्केयर। और पहले का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? R, दूसरे का कितना है? 2R, तीसरे का कितना है? 4R। तो जब आप स्केयर करोगे तो GM बाय आर स्केयर तो सब में सेम आएगा, पर पहले में आ गया GM बाय आर स्केयर, दूसरे में आएगा GM ओवर 2R का स्केयर। तो 2R का स्केयर मतलब वो हो गया 1/4, फिर GM ओवर
4r का स्केयर, तो 4r का स्केयर हो गया 1/16, फिर 1/8r का स्केयर तो 64, एंड ये ऐसे सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। और अगर मैं नोटिस करूं तो ये जो है दिस इज योर इन्फिनाइट जीपी, और इन्फिनाइट जीपी का जो आंसर होता है वो होता है a/1 - r, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, एंड r इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितनी है 1/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4/3। तो ये सारी की सारी वैल्यू 4/3 आ गई। तो हमारे पास जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 Gm/r²। तो ये हमारे पास गिवन ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई, एंड दिस विल बी डायरेक्टेड अलोंग योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये नेट फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगी। तो ये जीपी एक जीपी सीरीज बन रही है, और ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक नया क्वेश्चन एग्जामिनर डाल देता है जिसमें जीपी बन रही हो। तो देखो ये क्लियर है कैसे किया सॉल्व। और फिर आ गया कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो। तो अगर मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो ये जितने भी पोटेंशियल्स हैं इन सबको मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। मैं इन सबको डायरेक्टली, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल का फॉर्मूला -Gm/, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। पहले में कितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है r, दूसरे में कितना है 2r, तीसरे में कितना है 4r। तो आपके पास आ गया 1 + 1/2, क्योंकि वो नीचे 2r आएगा तो r मैंने कॉमन निकाल दिया। फिर आपके पास नीचे 4r आएगा तो मैंने r कॉमन निकाल दिया। फिर नीचे 8r आएगा, मैंने r कॉमन निकाल दिया। तो अगर आप देखो तो ये भी एक इन्फिनाइट जीपी बन रही है क्योंकि इसमें भी कॉमन रेशियो बन रहा है, और इससे इन्फिनाइट जीपी इज a/1 - r। तो फर्स्ट टर्म इज a एंड r इज द कॉमन रेशियो। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास 2 आ गई। तो हमारे पास जो पोटेंशियल बना वो बन गया -2 Gm/r। तो योर पोटेंशियल विल कम आउट टू बी -2 Gm/r। हाँ जी, क्लियर है। देखो कैसे किया सॉल्व। ये तो हमारे पास देखो क्वेश्चन आ गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरीज अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो आपको ये गिवन फिगर दी हुई है, और आप इस फिगर में क्या नोटिस कर रहे हो कि आपका ये जो पोटेंशियल है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। आप जैसे जैसे अपनी पोजीशन बदल रहे हो v बदल रहा है, और आप मूव कर रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस। तो यू आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट आई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्स का ग्राफ बनाना है। आपको v और x का ग्राफ दिया हुआ है, आपको v वर्सेस x ग्राफ गिवन है। वो कह रहा है i वर्सेस x ग्राफ बनाओ। इस v वर्सेस x से i वर्सेस x बनाओ। अब देखो अगर आप इस गिवन ग्राफ को ध्यान से देखो तो इस ग्राफ में अगर आप इस ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस। और अभी मैंने पीछे क्या नोटिस किया था, मैंने पीछे नोटिस किया था कि ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज -dv/dr, वेयर dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि dx हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, तो ये जो i है ये भी अलोंग x ही है, क्योंकि जिधर को आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी फील्ड भी आप वही वाली ले रहे हो, तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो i इज इक्वल टू -dv/dr की जगह मैंने dx इसलिए ले लिया क्योंकि मेरी डिस्प्लेसमेंट x में हो रही है। एंड अगर आप इस गिवन रिलेशन को ध्यान से देखो तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि dv/dx जो है वो -i के इक्वल हो गया, और dv/dx -i के इक्वल हो गया, और यहाँ पे स्लोप आपको क्या दे रहा है, तो स्लोप आपको dv/dx दे रहा है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है, वो दे रहा है नेगेटिव ऑफ फील्ड।
वो आपको नेगेटिव ऑफ फील्ड दे रहा है। तो व्हाट इज योर आई इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ योर वी वर्सेस एक्स ग्राफ। तो हमने यहाँ से एक बात को ऑब्जर्व किया, और वो हमने क्या बात ऑब्जर्व की यहाँ से, दैट योर ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी वर्सेस एक्स ग्राफ। तो ये जो v वर्सेस x का जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ इस ग्राफ का जो स्लोप है, उस स्लोप का नेगेटिव उस स्लोप का नेगेटिव आपको क्या दे रहा है? उस स्लोप का नेगेटिव आपको दे रहा है योर वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये माइनस का ध्यान रखना। और अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ, तो 0 से 4 सेकेंड्स, इतना 0 से 4 सेकेंड, ये 0 से 4 डिस्प्लेसमेंट, मतलब फॉर एक्स 0 to 4 मीटर, अगर मैं 0 से 4 मीटर लूँ, तो ये आपके पास इतने पोर्शन का स्लोप आ गया। और इतने पोर्शन का जो स्लोप है, वो आपके पास आएगा चेंज इन वाई एक्सिस। तो ये चेंज इन वाई एक्सिस कितना आ गया? 10 ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस कितना आ गया? 4। तो ये आ गया 2.5। तो ये आपकी स्लोप आ गई। अच्छा, फिर अगर आप ये 4 से 8 लो, तो ये आपका स्लोप हॉरिजॉन्टल, मतलब जीरो स्लोप। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि फॉर एक्स, योर एक्स 4 to 8 मीटर, योर स्लोप इज जीरो, आपकी स्लोप जीरो आ गई। और अगर आप ये 8 to 12, तो ये आप नीचे को जा रहे हो। तो जब आप नीचे जा रहे हो, तो आपका ये जो y है वो -10 हो गया, क्योंकि आपका y कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो गिवन स्लोप आएगा, स्लोप फॉर योर x 8 to 12 मीटर, तो अगर 8 to 12 मीटर का आप स्लोप निकालोगे, तो दैट स्लोप इज -10/4, दैट इज -2.5। तो आपने ये गिवन स्लोप निकाल ली। आपने ये x 0 से 4, फिर x 4 to 8, और फिर x 8 to 12। आपने नोटिस किया कि पहले स्लोप कितनी आ रही है? 2.5। फिर स्लोप आ रही है 0। फिर स्लोप कितनी आ रही है? -2.5। अब ये अगर वैल्यू देखो, तो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। देखो ये वैल्यू इस पूरे में कांस्टेंट आ रही है। पूरे 0 से लेके 4, 2.5 कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी स्लोप कांस्टेंट है। और फील्ड क्या है? फील्ड इज नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ दिस स्लोप। तो जो फील्ड होगी वो इस स्लोप का नेगेटिव, तो -2.5 आपकी फील्ड होगी। तो 0 से लेके 4 तक आपकी जो फील्ड आएगी, वो फील्ड कितनी आएगी? -2.5। फिर आपकी यहाँ पे फील्ड क्या आएगी? स्लोप 0 है, तो फील्ड भी 0 होगी। फिर आपकी फील्ड इस केस में कितनी आएगी? ये वाले केस में, इस केस में नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो दैट इज +2.5। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं? हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई -2.5 न्यूटन पर केजी। यहाँ पे मेरी इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 0। और यहाँ पे मेरी जो इंटेंसिटी की वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी विल कम आउट टू बी +2.5 न्यूटन पर केजी। तो पहले चेक करो कि ये जो मैंने इंटेंसिटी निकाली है, ये वैल्यू समझ में आ गई है कि मैंने कैसे इंटेंसिटी को फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट किया। अब आपका क्वेश्चन था कि ग्राफ प्लॉट करो बिटवीन योर आई एंड योर एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, देखो ये 4, और फिर ये 8, और फिर ये 12। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि पहली जो मेरी इंटेंसिटी की वैल्यू है, वो है -2.5। तो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी जो ले रहा हूँ, उस इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ न्यूटन पर केजी। और मेरी यहाँ पे जो वैल्यू है वो -2.5। एंड -2.5 कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम 0 to 4 मीटर।
अच्छा, फिर उसके बाद आपकी जो इंटेंसिटी है वो 4 से 8 वो ज़ीरो होगी, तो इट विल बिकम ज़ीरो। तो 4 से 8 आपकी इंटेंसिटी जो है वो ये ज़ीरो होगी। फिर उसके बाद 8 से लेके 12 तक आपकी इंटेंसिटी फिर दोबारा क्या कर गई, कांस्टेंट होगी, लेकिन अब उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अब आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पर ये जो आपका गिवन आंसर आ रहा है ये वाला, ये भी आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज प्लस 2.5। तो अब जो वैल्यू है वो 2.5। तो ये आपका ग्राफ बन गया बिटवीन योर आई एंड योर एक्स। तो दिस इज योर ग्राफ बिटवीन आई एंड एक्स। और ये जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो इस ग्राफ में आपने याद रखना है कि माइनस आई का मतलब है कि फील्ड इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रही है। एंड प्लस आई का मतलब है कि फील्ड इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आई, क्योंकि आप यहाँ पे जो फील्ड निकाल रहे हो वो एक्स एक्सिस में निकाल रहे हो, क्योंकि हमने कहा था कि ये आई डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है, और डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ ले रहे हो, एक्स एक्सिस। और जब आप डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में ले रहे हो तो आई अगर माइनस में आ रहा है तो ये एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, तो आई नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और अगर ये आई प्लस में आ रहा है तो फिर ये जो आई जो प्लस में आ रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपकी फील्ड है। तो ये आपकी फील्ड की वैल्यू आ गई जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो। और फिर आपके पास देखो सेकंड पार्ट आ गया क्वेश्चन का कि अ मास ऑफ 2 kg इज केप्ट एट 3 मीटर। तो आपने जैसे ये पॉइंट आपका लेटर से 3 मीटर है और आपने 3 मीटर पे एक मास को रखा, तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। तो क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि 3 मीटर जो आएगा, 3 मीटर जो आएगा वो 0 और 4 के बीच में आ रहा है। और जब वो 0 और 4 के बीच में आ रहा है तो आपकी जो उस टाइम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो -2.5 है। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो बी पार्ट है, जो बी पार्ट है उसमें आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो -2.5 न्यूटन पर केजी है। और आपने एक मास को ला के रख दिया, और वो जो मास आपने रखा वो 2 kg मास रखा। क्वेश्चन कह रहा है बताओ उस पर फोर्स कितनी लगेगी। तो हमने क्या कहा था कि फोर्स की वैल्यू है m इंटू आई। हमने कहा था कि अगर कोई मास को एक जगह पे रखोगे जहां पे फील्ड है तो वहां पे जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू m इंटू आई होगी। तो ये जो m है वो हो गया 2, और आई की वैल्यू होगी 2.5, और ये आंसर आ गया -5 न्यूटन। और ये माइनस आपको सिर्फ ये बता रहा है कि योर फोर्स is acting along negative x axis। तो ये माइनस आपको बता रहा है कि जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रही है। तो ये -5 न्यूटन जो है वो आपका आंसर है। तो जो फोर्स है वो 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, और माइनस का मतलब फोर्स इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चेक करो समझ में आया कैसे किया इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 20x प्लस 20y जाउल पर केजी। तो ये आपको गिवन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल 0.5 kg प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो मैं अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, आपको ये v दिया हुआ है और आपने i निकालना है। अच्छा, अब i का फॉर्मूला क्या था, i का फॉर्मूला था -dv/dr, ये i का फॉर्मूला था। पर हमने क्या कहा था कि व्हाट इज दिस dr, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर फील्ड। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो फील्ड की डायरेक्शन में आप स्टडी कर रहे हो। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये डी आर फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डी आर है वो इस फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप लेके चल रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आई इज -dv/dr। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड योर फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड योर फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। अब अलोंग एक्स एक्सिस फील्ड कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे -dv/dx
में डिफ्रेंसिएशन करूंगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे माइनस डी वी ओवर डी वाई, क्योंकि एक्स में हो तो फिर अगर आप एक्स में डिस्प्लेसमेंट करोगे तो एक्स की फील्ड मिलेगी, अगर आप वाई में डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वाई की फील्ड मिलेगी, अगर आप जेड में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो आपको जेड की फील्ड मिलेगी। तो ये फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, ये फील्ड है अलोंग वाई एक्सिस, ये फील्ड है अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आई और डी आर, जो डी आर है वो आई की डायरेक्शन में है। पर अब एक चीज ध्यान में रखनी है, आप जब भी ये डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहां पर ये जो डिफ्रेंसिएशन आप करोगे, यहां पे इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करूंगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। और ये जो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये करली साइन है, ये जो करली साइन है इससे हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब है? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब आप आई एक्स में बी को डिफरेंशिएट कर रहे हो अलोंग एक्स, तो आप सिर्फ एक्स वाली डिस्प्लेसमेंट को वेरिएबल मान रहे हो। इस केस में आप वाई और जेड को वेरिएबल मान के नहीं चलोगे, क्योंकि आप आई को जब एक्स में पढ़ना चाहते हो, जब आप फील्ड को एक्स में पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ एक्स वाली लोगे। तो वाई और जेड में जो भी वेरिएशन है आप उसको कंसिडर नहीं करोगे, और अगर आप उस वेरिएशन को कंसिडर नहीं करोगे तो आप वाई और जेड को वहां पे कांस्टेंट मानोगे। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख रहे हो तो जो क्वांटिटी आप यहां लिखोगे उसको वेरिएबल मानोगे, रेस्ट सारी चीजें वहां पे आपकी जो है वो कांस्टेंट होंगी। तो यहां पर जब मैं डेल वी बाय डेल एक्स लिख रहा हूं तो यहां पे एक्स इज वेरिएबल and yz will be taken as constant. Similarly, अगर मैं यहाँ पे del v by del y लिख रहा हूँ, तो जब मैं ऐसे y लिख रहा हूँ तो ये जो y है इसमें y is variable and x and z are constant। और ये इसलिए constant है क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये जो i है वो इस डी आर डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है, तो डी आर और आई एक ही डायरेक्शन में है। तो जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आप जिस डायरेक्शन को ले रहे हो वो सिर्फ ये वाली डायरेक्शन है, और इसके अलावा बाकी डायरेक्शंस की वेरिएशन को आप कंसिडर नहीं करोगे। तो अगर आप वेरिएशन को कंसिडर नहीं करोगे तो उसको आप कांस्टेंट मान के चलोगे। तो ये आपके पास गिवन केस में ग्रेविटेशनल फील्ड को एक गिवन डायरेक्शन में निकालने का कंसेप्ट है, और आप इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको कार्टेशियन फॉर्म में निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके पास जो आई आएगा वो हो जाएगा आई एक्स आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की फील्ड है। फिर आ गया प्लस ये बन गया आपके पास आई वाई जे कैप, और आई वाई जे कैप का मतलब कि ये आपकी वाई एक्सिस की फील्ड है। और फिर आपके पास ये बन गया आई जेड के कैप, क्योंकि ये जो आई जेड के कैप है, के कैप मतलब ये जेड एक्सिस की फील्ड है। तो आपने क्या किया, आपने कार्टेशियन फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया। तो ये भी अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया कि हाउ टू रिलेट योर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी विद ईच अदर। अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल वाज अ स्केलर क्वांटिटी, फील्ड वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आपने पोटेंशियल और फील्ड को आपस में इस तरीके से रिलेट कर लिया। और अब आपने जो गिवन फील्ड है उसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल लिया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, जैसे आपको भी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इस क्वेश्चन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनेगी, दैट विल बी डेल वी बाय डेल एक्स। मैं इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगा और x को वेरिएबल मानूंगा, y और z कांस्टेंट है। तो y और z कांस्टेंट है तो ये जो आपके पास रिलेशन बनेगा ये बन गया माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया -20 एंड dx बाय dx इज 1, तो -20, एंड ये y कांस्टेंट है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। तो आपके पास ये गिवन वैल्यू आ गई x एक्सिस में आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की। y एक्सिस में निकालनी है तो माइनस डेल वी बाय
डेल वाई, ये आ गया माइनस, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। एंड अब आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 20 बार आ गया एंड डी वाई बाई डी इज 1, तो ये आ गया -20। तो आपके पास ये जो गिवन रिलेशन है ये आ गया न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। तो ये आपके आई की वैल्यू आ गई। और अगर मैं आई जेड निकालूंगा तो आई जेड मेरा 0 आएगा। आई जेड क्यों 0 आएगा? बिकॉज इसमें जेड है ही नहीं, और एक्स और वाई मेरे को कांस्टेंट। जब भी मैं ये आई जेड करूंगा तो मैं जेड एक्सिस को वेरिएबल मान के y और x को कांस्टेंट मानूंगा, तो जब कांस्टेंट मानूंगा तो ये मेरा आंसर 0 आ गया। तो आपके पास जो गिवन वैल्यू आई यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की, दैट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू आई एक्स आई कैप आई वाई जे कैप। तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई दैट इज -20 आई कैप -20 जे कैप। और क्वेश्चन था कि 0.5 kg को आपने ओरिजिन पे रखा है, तो उस 0.5 kg के ऊपर फोर्स निकालो। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आई की वैल्यू आ रही है, ये आई की वैल्यू कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे देखो आई से पहले 20 कांस्टेंट है, जे से पहले 20 वो भी कांस्टेंट है, तो ये आई आपका कांस्टेंट है। और अब फोर्स निकालनी है, तो हमने क्या कहा था कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो आपका जो मास है वो कितना आपने लिया? 0.5, और ये फील्ड आपने कितनी यहाँ पे राइट नाउ डिटरमिन की है, ये -20 आई कैप -20 जे कैप। तो जो फोर्स लगेगी वो आ गई -10 आई कैप एंड -10 जे कैप। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, ये वो फोर्स लग रही है। एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया तो आई कैप से पहले जो मैग्नीट्यूड है उसका स्केयर, जे कैप से पहले जो मैग्नीट्यूड है उसका स्केयर अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल कम आउट टू बी 10√2 न्यूटन। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया, और ये आपकी फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, और ये आपका फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है? कि जब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस, और फिर आपने उस पूरे रिलेशन को ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पर आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो x में जब फील्ड निकालनी है तो सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, y z कांस्टेंट। जब आपने y में फील्ड निकालनी है तो सिर्फ आपने y को वेरिएबल मानना है, x z कांस्टेंट। और जब आपने गिवन z एक्सिस में फील्ड निकालनी है तो आपने z को वेरिएबल मानना है, x और y कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मतलब पता कैसे चलेगा? तो आप डिफरेंशिएशन को ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में रिप्रेजेंट करोगे। जब आप ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखोगे, इसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा कि जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है सिर्फ उसको वेरिएबल मानना है, बाकी सब क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो देखो क्लियर है ये?